और अब बात हिंदुस्तान की सहस्त्र शक्ति की। भारत ने एक ऐसा खतरनाक हथियार तैयार कर लिया है जो कि दुश्मन के ड्रोन और रॉकेट को पलक झपकते ही खत्म कर देगा। उसकी रोशनी दुश्मन का काम तमाम कर देगी। ना बम चलेगा, ना गोली और ना ही कोई आवाज आएगी। बिना आवाज किए ये साइलेंट किलर दुश्मनों को खल्लास करेगा। इस घातक हथियार का नाम है सहस्त्र शक्ति, जो कि लेजर वेपन सिस्टम है। ये ऐसी तकनीक है जो लेजर का इस्तेमाल कर टारगेट का खात्मा करती है। इस हथियार को डीआरडीओ ने तैयार किया है। इसके आने के बाद भारत किसी भी ड्रोन हमले को नाकाम करने में सक्षम होगा। डीआरडीओ ने 30 किलोवाट लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सहस्त्र शक्ति का सफल परीक्षण किया है, जो कि दुश्मन के फिक्स्ड विंग ड्रोन, स्वार्म ड्रोन, मिसाइल और जासूसी सेंसर को कुछ ही सेकंड में राख कर सकता है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बने नेशनल ओपन एयर रेंज में लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम का ये सफल परीक्षण हुआ है। इस सिस्टम की खासियत यह है कि इसमें कोई गोला बारूद नहीं, कोई रॉकेट का इस्तेमाल नहीं करना होगा, सिर्फ लाइट से अटैक होगा। साइलेंट ऑपरेशन, यानी कि बिना आवाज के, बिना धुएं के टारगेट को खत्म किया जा सकेगा। सहस्त्र शक्ति के आने से भारत को नया रक्षा कवच मिला है। ये सरहद पर भारत की रक्षा करेगा, साथ ही दुश्मन के महंगे और सटीक हमले करने वाले हथियारों को बिना गोला बारूद खर्च किए पल भर में खत्म भी कर देगा। अगर दुश्मन ने ड्रोन, हेलीकॉप्टर या फिर मिसाइल से भारत पर हमले की कोशिश की तो भारत की सरहद में घुसने से 5 किलोमीटर पहले ही ये लेजर वेपन उसे बर्बाद कर देगा। ये दो तकनीक से वार करेगा। पहली तकनीक है सॉफ्ट किल, यानी किसी भी ड्रोन के संचार लिंक को तोड़ देना, यानी कि ड्रोन दिशाहीन होकर गिर जाए। संपर्क टूटते ही ड्रोन किसी तरह से काम का नहीं रहता, वो खत्म हो जाता है। और दूसरी तकनीक है हार्ड किल, यानी कि रेंज में आते ही ड्रोन पर लेजर हथियार से हमला। लेजर हमले से ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो जाते हैं, वो जल जाते हैं। ये लेजर सिस्टम बिना किसी धमाके के ही ड्रोन को मार गिराता है। सहस्त्र शक्ति को चीन और पाकिस्तान से सटी हुई सीमा पर तैनात करने का प्लान है, लेकिन क्यों इसे दुश्मनों का काल कहा जाता है और जंग के हालात में ये कैसे गेम चेंजर साबित होगा, आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। और खास मेहमान भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और मेहमानों से मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगी कि क्या आज के इस वक्त में इस लेजर वेपन की जरूरत थी, और अगर थी तो ये आज कैसे काम करेगा। मेरे साथ में जुड़ गए हैं ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर एमजे ऑगस्टीन विनोद, जो कि फाइटर पायलट भी उड़ा चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हैं, आपका स्वागत। साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ में मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले ऑगस्टीन विनोद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लेजर वेपन की खासियत हमने बता दी, इसके बारे में बात हम कर रहे हैं, लेकिन अगर एक फौजी अपनी जुबान से आसान शब्दों में बताए तो ये हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि इस वेपन के बाद भारत की ताकत कैसे बढ़ जाएगी, भारत की सेना कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगी। बहुत अच्छे सवाल है और मैं दर्शकों को और आपको बताना चाहूंगा, आज नहीं 15 साल पहले हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। डीआरडीओ वैसे भी बहुत एक साइलेंट ऑर्गेनाइजेशन है और अपने अपने बारे में ज्यादा बताने में सक्षम कम है। सो 15 साल पहले मैंने, इनफैक्ट 15 साल पहले मैंने इस पे एक लेक्चर भी दिया था और एक प्रोजेक्ट भी की थी। ये प्रोजेक्ट का नाम था दुर्गा और काली, और दुर्गा का फुल फॉर्म है डायरेक्टली अनऑब्स्ट्रक्टेड रे गन एरे, दुर्गा। और काली का फुल फॉर्म है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। सो दुर्गा क्या करता है, दुर्गा लेजर से मारता है और काली इलेक्ट्रॉनिक बीम छोड़ करके, जैसे हमने देखा था पहले, उसको उड़ने लायक नहीं रखता है और बाद में वो जब रेंज में आते ही, जैसे आपने कवर किया, रेंज में आते ही उसको मार गिराता है। ये काम करता है काली। सो दुर्गा और काली प्रोजेक्ट जो है 15 साल पहले शुरू हुआ था और आज हमने उसका एक नया रूप देखा, जैसे ड्रोन को मार गिराने में काम आएगा। ओवर टू यू। जिस तरीके से आपने समझाया कि 15 साल पहले से डीआरडीओ ने इस पर काम किया और आज की डेट में ये बड़ी उपलब्धि सेना के लिए है। ध्रुव कटोच जी,
जो आज की सिचुएशन है, देखिए दो तरफा तो हम चैलेंजेस देखते ही हैं चीन और पाकिस्तान के जरिए। अभी पिछले कुछ दिन से बांग्लादेश ने भी अपने तेवर बदले हैं। तो आज इस लेजर वेपन के बाद जाहिर सी बात है भारतीय सैनिकों का कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही। ये नई ताकत अब हमारे साथ में जुड़ जाएगी। लेकिन आज के वक्त में ऐसे वेपन की जरूरत कितनी थी? धन्यवाद। देखिए जी, आज के वक्त में ये वेपन जो है ये बहुत ही ज़रूरी है और मैं समझता हूँ ये टाइम पर, ये बिल्कुल समय पर अभी भारतीय सेना के पास अभी आ जाएगा। जैसे ऑगस्टिन साहब ने बताया, ये 15 साल पहले की कोशिश है। मुझे लगता है उससे भी पहले से प्लानिंग शुरू हो गई होगी। तो ये हथियार जो हैं, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी, ये नहीं हो सकता कि आप एकदम आप बैठे और ये बन जाती है। इसमें बहुत समय लगता है और मैं समझता हूँ ये DRDO की बहुत काबिलियत है। इनका जो हैदराबाद में जो सेंटर है जिसको चेस बोलते हैं, सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेस, एक वो है और दूसरा है जिसका नाम है लैस्टेक, लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। दोनों ने मिलकर ये बनाया है और ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है अभी ये, क्योंकि ये इंटीग्रेट हो गया सिस्टम। अभी देखिए खतरे क्या है। अगर आप हमारी पाकिस्तान की तरफ से सीमा देखें तो बार बार वो ड्रोन भारत की सीमा के अंदर भेज रहे हैं, जिसमें या तो हथियार होंगे, या तो ड्रग्स होंगे, या एमुनिशन होगा। और उनकी सिर्फ यही कोशिश है कि भारत को डिस्टेबलाइज करने की। दूसरी बात, अगर हॉट वॉर हो जाता है तो ये ड्रोन्स का ड्रोन स्वॉर्मिंग का भी इस्तेमाल हो सकता है। जो हमारी टारगेट्स हैं उनके ऊपर ये हमला हो सकता है। इससे पहले हमारे पास कोई इसके साथ कोई खास डिफेंस नहीं था और जो भी डिफेंस था वो बहुत महंगा पड़ता है। अगर आपने एक ड्रोन को एक मिसाइल के साथ मारना है तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है। अब जाके ये सिस्टम आ गया है। अभी तक थोड़ी सी लिमिटेशन है क्योंकि सिर्फ इसकी लेजर एनर्जी की बात नहीं है। जो सिस्टम है ये पूरा उसको ट्रैक करना पड़ता है, जो भी टारगेट है ट्रैक करना है, उसके बाद जाके इसको बीम को फोकस करना पड़ता है और उसके बाद जाके वो टारगेट पर गिरता है। लेकिन मुझे क्योंकि अभी सक्सेसफुल टेस्ट हो गया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अगर कोई रिंकल्स वगैरह होंगे वो अभी निकल जाएंगे और उसके बाद इसकी प्रोडक्शन जो है ये फिर बहुत तेजी के साथ बढ़ा दी जाएगी। हो सकता है प्राइवेट सेक्टर को भी टेक्नोलॉजी दे दें ताकि उनकी जो स्पीड है बनाने की वो और बढ़ जाए। तो एक तरफ से मैं समझता हूँ ये पक्का गेम चेंजर है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ 3 या 4 देशों के पास है इस समय पर और अभी भारत भी वहां पर जुड़ गया है और मैं समझता हूँ ये भारतीय सेना के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि भी है, ताकत भी है। अच्छा विनोद जी, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाएं, आपने 15 साल पहले का जिक्र किया कि किस तरीके से इस पर काम हुआ। आपके ज़माने में जाहिर सी बात है दुश्मन तो तब भी रहे हैं, काम तो तब भी हुआ है, ड्यूटी तब भी दी गई है। तब से और आज में कहीं ज़्यादा अत्याधुनिक हथियार और सिस्टम भी सेना में शामिल हो गए हैं, यानी कि हम पहले से ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं। तो क्या एडवांस तरीके से अगर सेना के जवानों के पास हथियार और बाकी फैसिलिटीज मिलती हैं, उसका असर मोरल पर पड़ता है क्या, या फिर कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है क्या? और लेजर लाइट लेजर वेपन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, बच्चों की वो जो लेजर लाइट होती है ना, जो हाथ में होती है और दूर से ही आप किसी भी जगह फोकस कर सकते हैं, क्या कुछ उस तरीके से लेजर वेपन काम करेगा? बिल्कुल। लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। जो हम लेजर पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं वो लेजर और ये लेजर में तकनीक या फिर उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इसमें है कि कितना पावर जनरेट करता है वो लेजर। कुछ लेजर आपने देखा होगा कि लिखा हुआ है किसी की आंखों की तरफ मत दिखाइए, ब्लाइंड होने की संभावना है। वो लेजर इक्विपमेंट पॉइंटर के ऊपर ही लिखा होता है। आजकल के जो लेजर पॉइंटर हैं उसके ऊपर नहीं लिखा होता क्योंकि वो कम पावर के हैं और लाल कलर के हैं। तो आप ये लेजर जब देखते हैं, देखिए इसमें 2 टेक्नोलॉजी है। सबसे पहली बात लेजर पावर है और लेजर लाइट जो है वो पैरेलल बीम में चलते हैं। इसका ये मतलब है आपको 5 किलोमीटर पे मारना है या 100 किलोमीटर पे मारना है, आपको जैसे लाइट को फोकस करते हैं उस तरह से फोकस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पैरेलल बीम्स हैं। और जो कि ये एक वेवलेंथ का है तो ये एक साथ ही चलेंगे। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। और दूसरी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है जो हमने स्क्रीन पर
देख रहे हैं अभी, वो है इसका जायरो। इसकी स्टेबिलिटी जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टारगेट की तरफ इसको, इस लेजर को दिखाते हैं। अब मैं आपको सिंपल तरीके से दर्शकों को समझाऊं, अगर मैं एक लेजर बीम हाथ में पकड़ूं और मेरी हाथ थरथराए तो लेजर बीम भी थरथराता हाँ है। हाँ हाँ। मैं उसको बिल्कुल सटीकता से स्टडी पकड़ूं तभी भी दूर में जाके तरतराहट दिखाई देती है। तो मुझे तरतराहट ना हो इसलिए मैं किसी चीज के ऊपर उसको बैलेंस करने की कोशिश करता हूं। तो आप सोचिए 5 मीटर 10 मीटर की दूरी में ही तरतराहट नजर आती है लेजर की, तो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पे इस तरतराहट में हो सकता है आप टारगेट को टोटली मिस कर जाएं, जिसकी वजह से इसकी जो जायरो स्टेबिलिटी है और इसकी जो सर्वोज हैं ये बहुत ही अत्याधुनिक और स्वदेशी हैं। ये सबसे अपने आप में ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। तो देखिए किसी भी थ्रेट को हम 3 तरीके से उसको टैकल करते हैं। सबसे पहले डिटेक्ट करते हैं, या कि थ्रेट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसमें एक दूसरी टेक्नोलॉजी है, रेडार है, साउंड है, बाकी सारी चीजें हैं। जब आप थ्रेट को देख लेते हैं, उसको डिटेक्ट के बाद आइडेंटिफाई करना जरूरी है। देखिए वॉर में हमारे जो स्वदेश अपने जहाज, जो हवाई जहाज भी वापस आ रहे होंगे, या अपने सोल्जर्स भी वापस आ रहे होंगे, या अपना ड्रोन्स भी वापस आ रहा होगा। तो आप जब डिटेक्ट करते हैं तो ये एनिमी, फ्रेंड और फो, IFF आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो, ये करना जरूरी है। तो डिटेक्ट हो गया, आइडेंटिफाई हो गया। तीसरा जो है वो आपने जो कवर किया था, डिस्ट्रॉय और डाइवर्ट। डाइवर्ट में आप काली का इस्तेमाल करते हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसको जैम करने की कोशिश करते हैं, या फिर डिस्ट्रॉय में आप दुर्गा का इस्तेमाल करते हैं, जिसका अभी एक नया नाम दिया है इन्होंने, जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे एंटना को ही जला दिया उसने। तो ये इस प्रणाली में ये जो तीसरा प्रणाली है जो जिसके हम डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी 2 प्रणाली में पहली बात काम चल रहा है, और दूसरी बात टेक्नोलॉजी थोड़ा आगे बढ़ चुका है। तो लेकिन डिस्ट्रॉय में टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ना जरूरी था। 3.5 साल पहले मैंने किसी चैनल पे यही बात कही थी, जिसमें लेजर का इस्तेमाल का जिक्र किया था मैंने। मेरा नाम डाल करके आप ड्रोन नाइटमेयर डालेंगे तो आपको यूट्यूब में दिख जाएगा सब। और इंपॉर्टेंट एक चीज और बताऊं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हाइपरसोनिक वेपन, हाइपरसोनिक उसको कहते हैं जो मिसाइल ध्वनि से 5 गुना तेजी से आता है आपकी तरफ, उस वेपन को आज मार गिराने की क्षमता किसी भी देश के पास नहीं। जैसे जनरल साहब ने कहा है, तो किसी भी देश के पास हाइपरसोनिक वेपन को मार गिराने का एंटी मिसाइल नहीं है, क्योंकि जो एंटी मिसाइल है उसकी तेजी 3 से 3.5 गुना ध्वनि से 3.5 गुना तेजी का ही बना है आज तक। तो आज हाइपरसोनिक मिसाइल को एक ब्रह्मास्त्र की तरह देखा जाता है। उस ब्रह्मास्त्र का तोड़ आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ब्रह्मास्त्र का तोड़ मिल गया है और कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अगर आप इससे पहले बात करें, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी और इजराइल उन देशों में शामिल था जिनके पास लेजर वेपन था, लेकिन अब भारत भी उस गिनती में आ गया है। ध्रुव कटोच जी, भारत के लिहाज से, भारत की सेना के लिहाज से कितना खास मौका? देखिए, इसको आप ये देखो कि अगर हमारे पास ये हथियार है या नहीं है। अगर हथियार नहीं होता तो किस प्रकार से हमारे पास प्रॉब्लम होते। अभी क्योंकि हमारे पास हथियार आ गया है, और अगर हमने वो टारगेट डिटेक्ट कर ली, एयर कमांडर साहब ने 5 किलोमीटर का रेंज का जिक्र किया, ये बढ़ता जाएगा। हो सकता है 20-25 किलोमीटर डिटेक्शन अगर हम करने की संभावना रख सके। तो एक बात, जब टारगेट डिटेक्ट हो गया, क्योंकि ये टारगेट जो है ये ड्रोन्स है। अच्छा, अगर आप एग्जांपल से बता दें तो और ज्यादा अच्छा होगा। मतलब अगर कभी भी किसी भी तरह दुश्मन देश की तरफ से कोई ड्रोन या मिसाइल आती है तो कैसे ये काम करेगा? तो अभी हम देखिए, अभी सोचिए कि या चीन और भारत के बीच में फर्ज करो अगर युद्ध हो रहा है, और चीन ने कोई 50-60 ड्रोन भारत की तरफ भेज दिए, ये सिनेरियो मान लीजिए आप। अभी सबसे पहला काम होगा उन ड्रोन्स को डिटेक्ट करना, तो वो सिस्टम इन प्लेस है। इसका मतलब है ये जो इक्विपमेंट है सहस्त्र शक्ति, ये एक इक्विपमेंट नहीं होगा, ये काफी इक्विपमेंट हो गए जो पूरे जहां पर भी हमने लगाने हैं वो डिप्लॉय कर दिए जाएंगे। उसके बाद जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये ड्रोन्स वहां से आ रहे हैं, तो उसके बाद ये कंट्रोल सिस्टम पर जो इंफॉर्मेशन चले जाएगी
बीम फोकसिंग सिस्टम्स हैं, ऑटोमेटेड किल असेसमेंट एल्गोरिथम्स हैं। तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो फिर आदेश देता है और ये लेजर बीम चले जाती है। बात सिर्फ इतनी है, देखिए लेजर बीम जब हम कहते हैं इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। इसके ज्यादा तेजी और कोई हथियार नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि आप इसको डाइवर्ट नहीं कर सकते हो। तो एक बार अगर आपकी सिस्टम सेट में है तो जो भी आपके विरुद्ध आ रहे हैं वो फिर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। लेकिन देखिए लड़ाई सिर्फ इसमें नहीं है कि दुश्मन कुछ नहीं कर रहा है। जो दुश्मन होगा उसको भी मालूम है कि आपके डिप्लॉयमेंट किस प्रकार से है, तो वो पहले से ही आरटी के ग्रोह, आर्टिलरी शेलिंग, स्मोक शेलिंग वगैरह वगैरह वो अपनी कोशिश करता रहेगा। तो ये मेजर्स और काउंटर मेजर्स लड़ाई में चलते रहेंगे। लेकिन सिर्फ एक बात ये समझना बहुत जरूरी है, अगर ये हमारे पास नहीं होता तब हमारी दुश्मन को रोकने की क्षमता बहुत कमजोर हो जाती है। ये समझना जरूरी है। अभी हमारे पास आ गया है, दुश्मन के पास भी, जैसे चीन की बात करते हैं हम, उनके पास भी कैपेबिलिटी है। हाँ। तो ये कैपेबिलिटी वर्सेस कैपेबिलिटी की लड़ाई होगी। ये नहीं होगी कि उसके पास कैपेबिलिटी और हमारे पास नहीं है। तो ये 1 to 1 लड़ाई है और उसके बाद देखेंगे किस प्रकार से होता है। बाकी जिन देशों के पास ये नहीं है वो तो बहुत ही कमजोर स्थिति पे चले जाते हैं अभी। बहुत आसान शब्दों में और बहुत अच्छे से आप दोनों ने हमारे दर्शकों को समझा दिया है। डॉक्टर एमजे ऑगस्टीन विनोद जी और साथ ही साथ ध्रुव कटोच जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।